वेलकम चिल्ड्रन। आज हम पाठ 3 पुरस्कार पढ़ेंगे। यह पाठ श्री जयशंकर प्रसाद जी द्वारा लिखित है। उनके विषय में हम पढ़ लेते हैं। महाकवि जयशंकर प्रसाद का जन्म काशी के एक संपन्न वैश्य परिवार में 30 जनवरी सन 1890 में हुआ था। यानी एक बहुत महाकवि इनको बोला जाता है क्योंकि इन्होंने बहुत ही उत्कृष्ट कविताएं लिखी हैं। इनके पिता का नाम देवी प्रसाद था। प्रसाद जी एक छायावादी कवि थे। इन्होंने तत्सम शब्दों से युक्त, तत्सम शब्द यानी संस्कृत के वे शब्द जो यूं ज्यों के त्यों हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाते हैं, तत्सम शब्दों से युक्त खड़ी बोली कहते हैं आम बोलचाल की भाषा, खड़ी बोली का प्रयोग किया है तथा इनकी रचनाओं में कला पक्ष की अपेक्षा भाव पक्ष यानी भावनाओं वाला जो पक्ष है अधिक समृद्ध है, अधिक लिखा गया है। कल्पनाएं भावों से लिपटी होने के कारण अधिक आनंद प्रदायिनी भी हैं, क्योंकि इनकी जो रचनाएं हैं कल्पनाओं में भावों से भरी हुई होने के कारण आनंद प्रदान करती हैं। प्रसाद जी ने भारतीय संस्कृति के प्राचीन गौरव को अपने काव्य तथा अन्य रचनाओं में अपना स्थान दिया। इन्होंने कविता तथा नाटकों के क्षेत्र में नए युग का सूत्रपात किया था। अजातशत्रु, स्कंदगुप्त, राजश्री, विशाख, जन्मेजय का नागयज्ञ, चंद्रगुप्त और ध्रुव स्वामिनी इनके कुछ प्रसिद्ध नाटक रहे हैं जो कि बहुत ही चर्चित रहे हैं। जीवन के अंतिम दिनों में प्रसाद जी श्रेय योग से पीड़ित हो गए थे और 15 नवंबर सन 1937 को 48 वर्ष की अल्पायु में ही उनका स्वर्गवास हो गया था। पुरस्कार। श्री जयशंकर प्रसाद जी द्वारा लिखित इस कहानी में एक कृषक कन्या यानी किसान की बेटी के देश प्रेम एवं त्याग बलिदान को दर्शाया गया है। इस पाठ के माध्यम से बच्चों में देश प्रेम की भावना को विकसित किया गया है। यानी ये कहानी एक देश प्रेम और देशभक्ति से प्रेरित करने वाली कहानी है, जिसमें लेखक जो हैं वो हम पाठकों और बच्चों में देश प्रेम की भावना को विकसित करना चाहते हैं। जिसका पहला अध्याय है। आकाश में काले काले बादल घुमड़ रहे थे, यानी आसमान में काले बादल छाए हुए थे। पर्वतमाला के अंचल में, यानी पर्वतमाला कहते हैं माउंटेन रेंजेस को, पर्वतों की श्रृंखला जो थी उसके अंचल में यानी उसके घाटी में, उसके तली में समतल भूमि थी और उस भूमि से मिट्टी की गंध उठ रही थी, यानी मिट्टी की सुगंध उठ रही थी। रथों, हाथियों और भीड़ के मध्य, यानी रथों, हाथियों और भीड़ के बीच महाराज की सवारी बड़ी चली आ रही थी। बाजे बजने लगे और कुमारी कहते हैं अविवाहित लड़कियों को, तो कुमारियों ने फूलों की वर्षा की। जब राजा अपनी सवारी पर बैठकर वहां बढ़ रहे थे तो उनके स्वागत के लिए बाजे बजने लगे और जो अविवाहित लड़कियां थी उन्होंने फूलों से उन पर वर्षा की। कौशल का यह उत्सव प्रसिद्ध था और ये जो राजा आ रहे थे ये कहाँ के राजा थे? ये कौशल राज्य के राजा थे और यहाँ पर जिस प्रकार से उनका स्वागत किया जा रहा था, ये एक उत्सव में उनका स्वागत किया जा रहा था और कौशल राज्य का ये उत्सव बहुत ही प्रसिद्ध था, चर्चित था। एक दिन के लिए महाराज किसान बन इंद्रदेव की पूजा कर हल जोतते थे और इस उत्सव में क्या होता था कि राजा जो थे, महाराजा जो थे, कौशल राज्य के महाराज जो थे वो किसान बनकर इंद्रदेव की पूजा किया करते थे और फिर खेत में हल चलाया करते थे। इस उत्सव में दूसरे राज्यों के युवक राजकुमार उत्सव में भाग लेने आते थे और भाग लेते थे। इस प्रकार मगध का राजकुमार अरुण भी अपने रथ पर बैठा उत्सव देख रहा था। इस उत्सव में मगध राज्य का जो राजकुमार था जिसका नाम अरुण था, वह भी आया हुआ था और वह अपने रथ पर
बैठकर इस उत्सव का आनंद ले रहा था, इस उत्सव को देख भी रहा था। बीजों का थाल लिए, बीज यानी पौधों के जो बीज होते हैं उनका थाल लिए खेत की जो मालकिन थी कुमारी मधुलिका, यानी जिस खेत को राजा उस दिन जोतने वाले थे, हल जिस खेत पर चलाने वाले थे, उस खेत की जो मालकिन थी मधुलिका महाराज के साथ थी। सब लोग महाराज का हल चलाना देख रहे थे और राजकुमार अरुण देख रहा था मधुलिका का भोला सौंदर्य, सौंदर्य यानी सुंदरता, क्योंकि मधुलिका बहुत ही सुंदर थी। तो सब लोग जो वहाँ उपस्थित थे सब महाराज को देख रहे थे कि महाराज किस प्रकार से हल चला रहे हैं, लेकिन राजकुमार अरुण जो था वो मधुलिका की सुंदरता को निहार रहा था। उत्सव का प्रधान कार्य समाप्त हो गया और जो मुख्य कार्य था, जिस प्रकार से राजा महाराज जो थे कौशल के, वो हल जोता करते थे, और उसके बाद जब उन्होंने ये क्रिया पूरी कर ली, उसके बाद महाराज ने मधुलिका को खेत का पुरस्कार दिया। यानी ये एक वहाँ पर प्रसिद्ध एक प्रकार से उत्सव होता था जिसमें इस दिन महाराज जो हैं अपने जो भी खेत वो चुना करते थे उस खेत पर हल जोता करते थे और फिर उस खेत के मालिक को वो 4 गुना मूल्य देकर उस खेत को ले लिया करते थे। तो यहाँ पर ये उत्सव का जो कार्य था जब समाप्त हो गया तो महाराज ने मधुलिका को खेत का पुरस्कार दिया। उन्होंने थाल में कुछ जो स्वर्ण मुद्राएं थी, जो स्वर्ण सोने के जो सिक्के थे वो रखे हुए थे, जो कि पुरस्कार के रूप में थे, वो मधुलिका को दिए। मधुलिका ने उस थाली को जिसमें सोने के सिक्के रखे हुए थे उसे लेकर सिर से लगाया, यानी प्रणाम किया, किंतु साथ ही उसमें रखी जो स्वर्ण मुद्राएं थी उनको महाराज पर उसने न्यौछावर करके बिखेर दिया। यानी फिर उसने थाल में रखे वो सारे जितने सोने के सिक्के थे, स्वर्ण मुद्राएं जो थी, उन्हें लेकर राजा के ऊपर ही बिखेर दिए। मधुलिका ने कहा, देव, मेरे पितामहों यानी पूर्वज, पितामहों की भूमि बेचना मेरे लिए अपराध है। उसने कहा कि मैं अपने पूर्वजों की इस भूमि को बेच दूं, ये मेरे लिए अपराध होगा। वहां पर वृद्ध मंत्री जो खड़ा था उसने कहा, अबोध, क्या कह रही है? अबोध यानी नासमझ, ये क्या कह रही है? राजा की कृपा का तिरस्कार, यानी राजा जो तुम पर कृपा कर रहे हैं उसका तुम इस प्रकार से तिरस्कार कर रही हो। महाराज के संकेत पर मंत्री ने कहा, देव, यानी महाराज जो थे वो समझ नहीं पाए। उन्होंने जब संकेत से इशारे से पूछा मंत्री से, तो मंत्री ने बताया कि देव, वाराणसी के युद्ध के वीर सिंह मित्र की यह एकमात्र कन्या मधुलिका है। यानी वाराणसी का जो युद्ध हुआ था उसमें वीर सिंह मित्र नामक जो थे, जिन्होंने वीर गति प्राप्त हुए थे उस युद्ध में, उनकी ही ये कन्या, उनकी ही ये बेटी मधुलिका है। मधुलिका का परिचय इस प्रकार से मंत्री ने राजा को दिया। नियम के अनुसार हम उसे भूमि का 4 मूल्य दे रहे हैं। और साथ ही साथ मंत्री ने ये भी किया कि जैसा कि नियम है कि जिस खेत पर राजा हल जोतते थे तो उस खेत की 4 मूल्य दिया जाता था। तो उन्होंने कहा, मंत्री ने, कि नियम के अनुसार हम उसे भूमि का 4 मूल्य दे रहे हैं। महाराज जो थे वो चुप रहे। सभा विसर्जित कर दी गई, यानी सभा खत्म हो गई, समाप्त हो गई, और सब फिर अपने अपने शिविरों को, आए हुए लोग जो थे शिविर अपने अपने रहने के स्थान पर लौट गए, जहाँ शिविर लगाए गए थे उनके रहने के लिए। मधुलिका जो थी वृक्ष की छाया में अनमनी से चुपचाप बैठी रही, क्योंकि उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था कि उसके पितामहों की जो ये खेत था इस प्रकार से वो राजा द्वारा ले लिया जाए, और इस वजह से वह अनमनी थी और चुपचाप बैठी हुई थी पेड़ की छाया में, पेड़ के नीचे। रात्रि उत्सव में अरुण ने भाग न लिया। अरुण जो कि मगध का राजकुमार था, रात्रि में जो उत्सव मनाया गया उसमें भाग नहीं लिया। उसकी आंखों में नींद न थी। अरुण ने देखा रक्षक सो रहे हैं। वह उस वृक्ष के नीचे जा पहुंचा। जब उसने देखा, अरुण ने रात को, क्योंकि उसकी आंखों में नींद नहीं थी, उसे नींद नहीं आ रही थी, उसने जब देखा कि सब और अब सन्नाटा हो गया है, रक्षक भी सो गए हैं, तो वह उठा और वह वृक्ष के नीचे जा पहुंचा, जहां पर मधुलिका जो थी
निद्रा का सुख ले रही थी, यानी वहां पर बैठी बैठी ही वह सो गई थी। अचानक ही उसने जब कदमों की आवाज सुनी तो पूछा, कौन? मधुलिका ने चौंक कर पूछा। देवी, मैं मगध का राजकुमार। उसने अपना परिचय दिया। मैं तुम्हारे अनुग्रह का प्रार्थी हूँ। उसने कहा, मेरे हृदय तुम्हारी छवि का दास बन गया है, यानी मेरा हृदय जो है तुम्हारी सुंदरता का दास बन गया है। मैं कौशल नरेश से तुम्हारी भूमि तुम्हें दिलवा दूंगा। उसने उसे आश्वासन दिया कि अगर वह चाहे तो वह कौशल नरेश से उसकी भूमि से वापस दिलवा सकता है। नहीं, मैं राष्ट्र नियम नहीं बदलना चाहती, चाहे मुझे कितना ही दुख हो। मधुलिका उठकर चल दी। यानी मधुलिका जो थी उसने कहा कि नहीं, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहती, क्योंकि ये तो राष्ट्र नियम है और राष्ट्र नियम को मैं बदलना नहीं चाहती, और इसके लिए मुझे चाहे कितने ही दुख क्यों न सहना पड़े, मैं सह लूंगी, लेकिन राष्ट्र नियम नहीं बदलूंगी। ये कहकर मधुलिका उठी और फिर चल दी। राजकुमार जो था वो भी वापस लौट गया। मधुलिका ने राजा का अनुग्रह नहीं लिया। अनुग्रह यानी उसकी जो कृपा थी वो नहीं ली। कौन सी कृपा थी राजा की? जो उसने सोने के सिक्के, स्वर्ण मुद्राएं जो मधुलिका को दी थी 4 गुना, यानी खेत की 4 गुना मूल्य की जो उसने स्वर्ण मुद्राएं दी थी, वो मधुलिका ने नहीं ली। वह दूसरों के खेतों में अब काम किया करती थी। कठिन परिश्रम से जो सूखा अन्न उसे मिल जाता, उसे खाकर झोपड़ी में अपने पड़ी रहती थी। आसपास के किसान उसका आदर करते थे। इस तरह दिन, सप्ताह, महीने और कई वर्ष इसी तरह बीत गए। मधुलिका एक दिन ऐसे ही अपने बीते क्षणों को याद कर रही थी। यानी एक दिन की बात है, इस तरह कई वर्ष बीत चुके थे उस घटना को हुए, जब से खेत की जो उसके साथ घटना हुई थी। उसके बाद मधुलिका एक बार ऐसे ही बैठी हुई अपने बीते हुए दिनों को याद कर रही थी। अत्यधिक गरीबी ने उसे और अधीर कर दिया था, क्योंकि गरीबी का जीवन वे व्यतीत कर रही थी, और ये गरीबी जो थी उसने बेचैन कर दिया था। बाहर वर्षा ने भीषण रूप धारण किया हुआ था, क्योंकि बाहर बहुत तेज वर्षा हो रही थी, और मधुलिका जो थी अपनी कुटिया में, अपनी झोपड़ी में बैठी हुई थी अंदर, और अपने पुराने दिनों को याद कर रही थी। बाहर बहुत ही भीषण रूप से बारिश हो रही थी। गड़गड़ाहट बढ़ने लगी थी बादलों की। मधुलिका अपनी टूटी फूटी जो झोपड़ी थी उसमें बैठी हुई कांप उठी थी। सहसा तभी बाहर से कुछ शब्द हुआ और उसे सुनाई पड़ा, कौन है यहाँ? पथिक को आश्रय चाहिए। अचानक ही बाहर से उसे किसी की आवाज आई। कोई बोल रहा था कि कौन है यहाँ? पथिक यानी यात्री को, राहगीर को आश्रय चाहिए, सहारा चाहिए। मधुलिका ने डंडियों से बना हुआ जो उसकी झोपड़ी का द्वार था उसे खोल दिया। बिजली चमक उठी। तभी बिजली चमकी और उसने देखा एक पुरुष घोड़े पर सवार है, और बिजली की चमक में अचानक ही उसने उस युवक को देखा तो पहचान गई और एकदम से चिल्ला उठी, राजकुमार! मधुलिका! आश्चर्य से युवक ने भी कहा, तुम्हारी यह दशा? मधुलिका बोल उठी, और आज आपकी ये हालत? क्योंकि जिस तरह से वह भी इस तरह रात के समय में और इस प्रकार से वह वहां आया था इस परिस्थिति में, तो मधुलिका जो कि जानती थी कि वो राजकुमार है, उसकी इस हालत पे देख उसे भी बड़ा आश्चर्य हुआ। मैं मगध का विद्रोही, निकाला गया राजकुमार, कौशल में जीविका खोजने आया हूँ। उसने मगध का राजकुमार जो था यानी अरुण, वह जब अंदर आया तो उसने अपने बारे में बताया कि वह मगध का विद्रोही हो गया था। उसने मगध के राजा का विद्रोह किया था, विरोधी हो गया था वो, और इसलिए उसे उसके राज्य से निकाल दिया गया था, मगध से निकाल दिया गया था। और अब वह कौशल राज्य में जीविका खोजने यानी काम, अपना काम, व्यवसाय कुछ ढूंढने आया है, अपने जीवन को चलाने के लिए कुछ काम ढूंढने आया है। स्वागत है। शीतकाल के कोहरे से घिरी चांदनी में बैठे अरुण और मधुलिका परस्पर बातें कर रहे थे। शीतकाल यानी ठंड के दिन थे, और ठंड के कोहरे में जो चांदनी थी उसमें अरुण और मधुलिका आपस में बैठकर बातें कर रहे हैं। इतनी गरीबी में इतने सैनिक साथ रखने की क्या आवश्यकता है? मधुलिका पूछती है। मधुलिका उससे कहती है, जब तुम्हारे ऊपर इतनी गरीबी है तो फिर अपने साथ, क्योंकि और अरुण के साथ उसके सैनिक भी थे कुछ,
तो उसने कहा अपने साथ इन सैनिकों को रखने की क्या आवश्यकता है, मैं अपने बाहुबल से नया राज्य बनाऊंगा। राजकुमार अरुण जो था उसने कहा कि उसने अपने सैनिकों को रखने का क्या कारण बताया कि मैं अपने बाहुबल से यानी अपनी शक्ति से इन सैनिकों को साथ लेकर अपनी एक नई सेना बनाऊंगा, जिससे नया राज्य भी हासिल करूंगा, नया राज्य की स्थापना करूंगा। ओह, तो तुम्हारा उत्साह कम नहीं हुआ, मधुलिका उससे कहती है। तो इसका मतलब तुम्हारा उत्साह जो है वो अभी समाप्त नहीं हुआ। तुम्हारी इच्छा हो तो मैं प्राणों की बाजी लगाकर तुम्हें कौशल के सिंहासन पर अपनी पत्नी के रूप में बैठा दूं। उसकी मधुलिका की बात का जवाब अरुण क्या कह कर देता है कि अगर तुम्हारी इच्छा हो, अगर तुम चाहो तो मैं अपने प्राणों की बाजी लगाकर यानी अपने प्राणों को भी संकट में डालकर तुम्हें इस कौशल राज्य के सिंहासन पर रानी के रूप में बैठा सकता हूँ। यानी वह कहता है कि अगर तुम मेरा साथ दो और तुम्हारी अगर इच्छा हो तो मैं तुम्हें इस राज्य पर अपनी रानी के रूप में बैठा सकता हूँ, यानी कौशल का जो राजा है उसे परास्त कर इस सिंहासन पर मैं बैठ सकता हूँ। मधुलिका ने जैसे ही ये सुना वो एकदम कांप उठी और आश्चर्यचकित होकर बोली, क्या ये सत्य है मधुलिका? कौशल नरेश तुम्हारे लिए चिंतित हैं, वे तुम्हारी प्रार्थना अस्वीकार नहीं करेंगे। अरुण ने बताया कि कौशल के जो नरेश है वो तुम्हें लेकर बहुत चिंतित हैं, क्योंकि मधुलिका ने उनके दिए हुए स्वर्ण मुद्राएं ली नहीं थी और गरीबी का जीवन बिता रही थी, इसलिए राजा नरेश जो थे, कौशल के नरेश जो थे, राजा जो थे, वो इस बात को लेकर उससे चिंतित हैं। अरुण ने उसे बताया और उसने कहा कि अगर तुम उनसे प्रार्थना कोई भी प्रार्थना यानी किसी भी प्रकार की मांग करोगी तो वह अस्वीकार नहीं करेंगे। कौशल के सेनापति अधिकांश सैनिक लेकर दस्युनाश, यानी उसने बताया कि जो कौशल का जो सेनापति है वो अधिकांश अपने सैनिकों को लेकर दस्युनाश यानी जो डाकू हैं उनका नाश करने के लिए बहुत दूर गए हुए हैं। जो कहोगे वही करूंगी, मधुलिका ने कहा। मधुलिका जो थी अब वो इसका मगध का जो अरुण जो कि राजकुमार था अब उसका साथ देने के लिए तैयार हो जाती है और उससे कहती है कि तुम जो कहोगे मैं वह करूंगी। और फिर मधुलिका जो है राजकुमार अरुण के कहे अनुसार अगले दिन कौशल नरेश यानी कौशल के राजा के दरबार में आकर मधुलिका राजा से कहती है, देव 3 बरस हुए मेरी भूमि ले ली गई थी, यानी उस घटना को हुए वे 3 बरस अब तक बीत चुके थे। उसने आकर राजा से कहा कि महाराज जो 3 बरस हुए हैं जब मेरी भूमि आपके द्वारा ले ली गई थी। राजा ने सुनकर कहा, ओह, तो उसका मूल्य मांगने आई हो? नहीं, मधुलिका ने कहा, दक्षिणी नाले के समीप उतनी ही जंगली भूमि मुझे दे दें, मैं अपनी खेती वहीं करूंगी। मधुलिका ने कहा, नहीं, मुझे वो स्वर्ण मुद्राएं नहीं चाहिए, इसके बदले में यदि दक्षिणी नाले के समीप के पास दक्षिण नाले के पास जो जंगली भूमि पड़ी हुई है आप उस जंगली भूमि को अगर दे दें मुझे उतनी ही दे दें, यानी जितनी मेरी जमीन थी अगर उतनी ही जंगली भूमि जो है वहां पर वो मुझे दे दें तो मैं अपनी खेती वहीं पर कर लूंगी। वह भूमि तो बहुत उबड़ खाबड़ है, परंतु दुर्ग के समीप, दुर्ग कहते हैं किले को, परंतु दुर्ग के समीप होने से सैनिक महत्व रखती है। राजा ने कहा वह भूमि वह तो उबड़ खाबड़ है, बंजर पड़ी हुई है, लेकिन उसका भी महत्व है क्योंकि वो किले के पास है। अब मधुलिका को ये सुनकर लगा कि पता नहीं राजा उसको ये जमीन ये भूमि देंगे या नहीं देंगे। उसने कहा तो फिर मैं लौट जाऊं? सिंह मित्र की कन्या, तुम निराश नहीं लौटोगी। मैं मंत्री को पत्र देने का आदेश देता हूँ। लेकिन राजा जो थे वो नहीं चाहते थे क्योंकि उन्हें सब पता था कि उसने स्वर्ण मुद्राएं तो ली नहीं है, किस प्रकार वो अपना जीवन बिता रही होगी, इसलिए उन्होंने उसे निराश नहीं किया और उसे कहा कि मैं मंत्री को पत्र देने का आदेश देता हूँ कि वह भूमि वह तुम्हें दे दे। जय हो देव। और इस प्रकार से मधुलिका राज मंदिर यानी राजमहल से बाहर आ जाती है। दुर्ग के दक्षिणी नाले पर झाड़ियां काटकर मधुलिका का खेत बन रहा है। अब वो भूमि उसको मिल गई थी, दक्षिण नाले के समीप की जो बंजर भूमि थी, अब
वो दुर्ग के दक्षिण नाले पर थी और वहां पर अब जो झाड़ियां वगैरह लगी हुई थी उन सबको काटकर अब मधुलिका का खेत बन रहा था। अरुण के आदमी वहां स्वतंत्र घूमते। अरुण के आदमी यानी उसके जो सैनिक उसके साथ थे वो वहां स्वतंत्र उस मैदान में उस भूमि पर घूमा करते थे। एक दिन अरुण ने कहा, आज रात के तीसरे पहर मेरी यानी आधी रात के बाद मेरी विजय यात्रा होगी। यानी एक दिन अरुण ने मधुलिका से कहा कि आज रात आधी रात के बाद मेरी विजय यात्रा होगी और मैं कौशल का राजा बनूंगा। आज रात झोपड़ी में तुम बिता लो, कल से तो राज मंदिर में तुम्हारा निवास होगा। यानी अरुण ने जो षड्यंत्र रचा था कौशल राजा के विरुद्ध, उसने उसके तहत उसको बताया मधुलिका को कि आज की रात ही उसे जो है वो अपनी झोपड़ी में उसे बिताना होगा और कल तो वह राज मंदिर में यानी राजमहल में उसका निवास स्थान बन ही जाएगा। मधुलिका जो थी ये सुनकर वहां से अब उठ खड़ी हुई, झोपड़ी की ओर बढ़ रही थी यानी अपनी झोपड़ी की तरफ जा रही थी और जाते जाते वह सोचने लगी, मगध कौशल का शत्रु है। यानी मगध जो राज्य है वो तो हमारे राज्य कौशल का शत्रु है और शत्रु की विजय यानी मगध राज्य जो है वो कौशल पर अपनी विजय प्राप्त कर ले। और नरेश ने क्या कहा था, उसे तभी याद आया कि कौशल नरेश ने उससे क्या कहा था कि वह वीर सिंह मित्र की कन्या है, यानी उसके पिता जिसने अपने देश की रक्षा के लिए अपना बलिदान दे दिया था वह उस वीर की कन्या है। और यह विचार मन में आते ही वह अपने आप पुकार उठी, नहीं नहीं, रात का पहला पहर बीत चुका था, रात आरंभ हो चुकी थी और वह राह में यानी रास्ते में ही खड़ी थी। लगभग 100 अश्वारोही यानी अश्व यानी घोड़ा, घोड़ों पे सवार जो लोग थे वो वहां चले आ रहे थे। आगे आगे उनके सेनापति था और वे बोले, यानी सेनापति जो कि सबसे आगे थे, उन्होंने आकर जब रास्ते के बीच में मधुलिका को खड़े देखा तो वह बोले, कौन है तू? वह बोली, मैं अपराधी हूँ, मुझे पकड़ लो। क्या है, साफ बता। सेनापति जो थे उन्होंने कहा, वो बात समझ नहीं पाए, उन्होंने कहा क्या बात है, साफ बता। आज रात श्रावस्ती दुर्ग यानी जिस दुर्ग के समीप उसने दक्षिण नाले के पास जमीन ली थी उस दुर्ग का नाम श्रावस्ती दुर्ग था। तो मधुलिका ने बताया कि आज रात श्रावस्ती दुर्ग पर दक्षिण नाले के पास से आक्रमण होगा, किला शत्रुओं के हाथों में होगा और जो कौशल राज का जो ये किला है इस पर शत्रु अपनी विजय पा लेंगे। ये सुनते ही सेनापति चौंक और बोले, क्या कह रही है तू? मैं सत्य कह रही हूँ, शीघ्र चलो, मधुलिका ने कहा। सेनापति ने 80 सैनिकों को दक्षिण नाले की ओर बढ़ने की आज्ञा दी और मधुलिका को अपने साथ लेकर स्वयं दुर्ग की ओर बढ़ गए। अश्वारोहियों को आते देख प्रहरी जो पहरेदार थे वो भी चौंक गए। उन्होंने सेनापति को पहचान लिया। श्रावस्ती दुर्ग का द्वार अब खुला और सेनापति ने पूछा, दुर्ग में कितने सैनिक हैं? सेनापति की जय हो। और प्रहरी ने बताया कि 200 सैनिक हैं। बिना आवाज किए उन्हें दुर्ग के दक्षिण की ओर ले चलो। और फिर सेनापति ने मधुलिका को पीछे आने का संकेत किया और वे राजमहल की ओर बढ़ गए। महाराज के पास जाकर बोले, क्षमा हो दे, इसी स्त्री के कारण मुझे इस समय यहाँ आपके पास आना पड़ा। महाराज ने कहा, सिंह मित्र की कन्या, तुम्हें दक्षिण नाले के समीप भूमि दी गई थी ना? वो भी आश्चर्यचकित थे मधुलिका को देखकर कि उसने भूमि मांगी थी, वो तो दे दिया गया था, फिर वो अब क्यों है यहाँ पर? देख, किसी गुप्त शत्रु ने आज रात दुर्ग पर अधिकार करने का प्रबंध किया है। इस स्त्री ने ये संदेश मुझे दिया है, सेनापति ने बताया। महाराज ने पूछा, मधुलिका, क्या ये सत्य है? हाँ महाराज, मधुलिका बोली। तुमने यह सूचना देकर पुरस्कार का काम किया है, महाराज प्रसन्न होकर बोले।
राजकुमार अरुण जो था वो अपने साथियों के साथ पकड़ लिया गया। यानी खबर जब राजा तक पहुंच गई, सेनापति तक पहुंच गई, तो उन्होंने अपनी सेना तैयार की और राजकुमार अरुण को पकड़ लिया गया उसके साथी सैनिकों के साथ। बंदी अरुण को देखते ही जनता जो थी, कौशल की जो जनता थी, वो रोष से, क्रोध से चिल्लाई, प्राणदंड प्राणदंड, यानी इसे प्राणदंड दिया जाए। राजा ने भी अरुण की इस कार्य की वजह से उसको प्राणदंड की सहमति दे दी। मधुलिका को बुलाई गई। तुम्हें जो पुरस्कार लेना हो मांग लो, राजा ने कहा, किंतु वह चुप रही। राजा ने कहा, मेरी अपनी जितनी खेती है मैं वह सब तुम्हें दे देता हूँ। मधुलिका ने बंदी अरुण की ओर देखा और कहा, मुझे कुछ ना चाहिए। अरुण उसकी इस बात को सुनकर हंस पड़ा, क्योंकि उसने उसे अपने विश्वास में लेकर जिस कार्य को करने का प्रयास किया था, लेकिन वो उसमें असफल रहा था, क्योंकि मधुलिका जो थी उसमें देशभक्ति की भावना जो थी, उसने उसको उसके कार्य में अड़चन डाल दिया था। राजा ने कहा, नहीं, मैं तुम्हें पुरस्कार अवश्य दूंगा, मांग लो तो मुझे भी प्राणदंड मिले। कहती हुई वह बंदी अरुण के पास जाकर खड़ी हो गई। मधुलिका जो कि अपने जिसके पिता एक देशभक्त थे, जिन्होंने अपने कौशल राज्य की रक्षा के लिए अपना बलिदान दे दिया था, वह उनकी बेटी थी। उसके अंदर भी अपने देश के प्रति देश प्रेम की भावना, देशभक्ति की भावना फूट-फूट कर भरी हुई थी। जब उसने ये जाना कि अरुण किस प्रकार से मगध का, जो कि उनके राज्य का शत्रु राज्य था, वो उसके राज्य पर अपनी विजय प्राप्त करना चाहता है, जो कि वह सह नहीं सकी, और उसने फिर राजा तक अपनी खबर पहुंचाई सेनापति के माध्यम से, और इस प्रकार से अरुण पकड़ लिया गया था। उसने आखिर में प्राणदंड क्यों मांगे अपने लिए भी? क्योंकि वह भी कुछ हद तक राजकुमार अरुण के षड्यंत्र में उसके साथ सहयोग उसने दिया था, उसके साथ भागीदार रही थी, इसलिए उसने भी अपने लिए प्राणदंड की मांग की। बच्चों, के शब्द अर्थ हैं, इन शब्द को आप कॉपी में लिखेंगे। पर्वतमाला, पर्वतों की श्रृंखला, स्वर्ण, सोना, अनुग्रह, कृपा, आश्रय, सहारा, समीप, पास, रोष, क्रोध, प्रसिद्ध, मशहूर, विसर्जित, खत्म, समाप्त, छवि, सुंदरता, अधिकांश, ज्यादातर, पुरस्कार, इनाम, प्राणदंड, फांसी। इन शब्दों में से आप इन शब्दों को जो मैं पढ़ रही हूँ उन्हीं के सिर्फ वाक्य बनाएंगे। पर्वतमाला, अनुग्रह, आश्रय, रोष, प्रसिद्ध, छवि, अधिकांश, प्राणदंड, ये 8 शब्द हैं। इन 8 शब्दों को आप अपने वाक्यों में बनाएंगे, अपने वाक्य बनाएंगे आप इनसे, और पाठ से रिलेटेड कोई वाक्य नहीं बनाए जाएंगे, आप अपने शब्दों में ही वाक्य बनाएंगे। इस पाठ के जो प्रश्न उत्तर हैं उन्हें मैं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगी। थैंक यू स्टूडेंट्स।